नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। लिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 29/9/2023 को हुई थी, उसका प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन का यह प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट न्यू सिलेबस में अभी GK GS को हटा के आपको न्यू सिरे से EVS कर दिया गया है। और EVS का न्यू सिलेबस में जितने भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं टॉपिक, वो सारा टॉपिक का नोट्स आपको बना दिया गया है। ठीक है। तो आप जो भी चाहते हैं केवल EVS का नोट्स PDF और क्वेश्चन बैंक लेने के लिए सिर्फ 150 रुपये में लेकर के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं EVS का, जिसमें आपको यहाँ पर झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे प्रश्न बनाए गए हैं और साथ में हैंड रिटेन नोट्स भी आपका है। ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर के जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप संपूर्ण 1 to 5 का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय भाषा छोड़कर सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ से घर बैठे ही जेटेट आराम से निकाल सकते हैं, जो कि केवल JCERT जैक के किताब का हैंड रिटेन नोट्स होगा, जो आपको व्हाट्सएप पर PDF के माध्यम से सब कुछ मिलता रहेगा। वहाँ से सारी क्लासेज भी होते रहेगी। ठीक है। चलिए देखिए क्या कुछ उत्तराखंड में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बैंक आपके लिए गागर में सागर भरने वाला चीज़ होता है। क्वेश्चन बैंक बनाना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको वो टॉपिक पता चलता है जो हर राज्य में पूछा जा रहा है, तो आपके भी राज्य में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ करके ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है। चलिए प्रश्न है, पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय आप निम्नलिखित में से किस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए ये जो पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र होता है, ये उसी के अंतर्गत ये सब प्रश्न होता है। ठीक है। और ये आपका क्या होता है नॉर्मली, तो ये आपका जो होता है आपके दिमाग की परख होता है। ठीक है। एक प्रश्न में किसी तरह का कुछ नहीं, आप जैसे शिक्षक होंगे आप वैसे बना लेते हैं। तो ये शिक्षण शास्त्र में कितना भी पढ़ा जाए वो नहीं आने वाला है। ठीक है। इसलिए आपको मेन जो टॉपिक दिया गया उतना देख लेना है। बाकी शिक्षण शास्त्र से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में रहते हैं, वो आपके दिमाग की उपज होती है। ठीक है। चलिए देखिएगा तो क्या करेंगे आप, बच्चों के हित को शामिल करना, ये तो बिल्कुल सही है। यदि आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं कि कैसे हो, तो उसमें सबसे पहला चीज़ है कि जो पर्यावरण अध्ययन में गतिविधि आप करवाएंगे वो बच्चा का हित का होना चाहिए, बच्चा के जानकारी का होना चाहिए, बच्चा के लिए ही होना चाहिए। ठीक है। अगला है लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक लगे। देखिए अभी तो यहाँ पे जो है लड़के लड़कियाँ सभी विद्यालय में हैं, तो यहाँ पे समान रूप से दोनों को रोचक लगना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। B भी सही हो गया। ठीक है। महंगी सामग्री का उपयोग, महंगी सामग्री का प्रयोग। ठीक है। आप क्या करेंगे, तो महंगी सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जो है विद्यालय में किसी भी प्रकार का ये फंड नहीं दिया जा रहा है कि आप काम करेंगे, तो सामग्री का प्रयोग तो आप महंगी करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों हेतु रुचि को। ये भी सही है कि आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। वहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, या संथाली भी है, मुंडारी भी है, सब तरह के हैं। तो सभी बच्चों के हित में रख के आपको बनाना है कि सभी को ये पाठ अच्छा लगे। ठीक है। तो इसमें सही कौन कौन हुआ, तो A सही हो गया आपका, B सही हो गया और D। तो A B D वाला ऑप्शन किस में है, A में है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? देखिए, क्षतिग्रस्त जंगल हो गए हैं जहाँ भी, वहाँ फिर से जंगल तैयार करने के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाया गया है, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, कृषि या वन संवर्धन? क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्षतिग्रस्त जंगल जो हो गए हैं उसको फिर से तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया, देखिए, वन संवर्धन। वन संवर्धन, संवर्धन मतलब वन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है वन संवर्धन। क्लियर हो जाएगा आपको, वन संवर्धन उस कार्यक्रम का नाम है। और इसमें क्या किया जा रहा है? तो वनों को खूबसूरत एवं स्वास्थ्य को नियंत्रित रखने के हिसाब से बनाया जा रहा है। अगला है डॉट 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 के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा। किसके कारण भूजल समाप्त नहीं होगा आपको बताना है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, वनोन्मूलन के कारण, उच्च उत्पादक प्रजातियों खेती कारण, वनीकरण की प्रक्रिया के कारण। किसके कारण वन का भूजल समाप्त नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, वनोन्मूलन, वनों के काटे जाने के कारण क्या होगा? तो भूजल तो ये समाप्त होगा। उच्च उत्पादक प्रजातियों खेती, अधिक खेती करने के कारण भी यहाँ पर क्या होगा? भूजल कम होता है। और थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, इससे भी भूजल क्या होगा? समाप्त होगा। और यह है वनीकरण की प्रक्रिया, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर ज़्यादा वन लगेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ का भूजल जो है समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो पानी को बहुत ज़्यादा सोख कर रखते हैं। ठीक है, तो इसके कारण नहीं होगा, तो वनीकरण की प्रक्रिया ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल से जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? अस्पताल से जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा तरीका है? गड्ढों की भराई, पूर्ण चक्रण, भस्मीकरण, खाद बनाना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो अस्पताल में जैविक कचरों के निस्तारण के लिए भस्मीकरण सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अस्पताल से जो कचरे निकलते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसलिए उसको भस्मीकरण कर देना, जला देना ही सबसे अच्छा और उचित माना जाता है। अगला है पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती है। पौधे और जानवरों की वैसी प्रजातियां जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती है क्या कहलाती है? स्थानिक, विदेशी, स्थानीय या विशिष्ट प्रजाति। वो सभी जगह नहीं हो सकते हैं, एक ही स्थान पर लग सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो 125 के लिए आपको देखना है। देखिए, तो पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां एक ही स्थान पर रहती है उसको हम लोग यहाँ पर स्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक। जो एक ही स्थान पर रहेगा उसको स्थानिक कहेंगे, तो स्थानिक याद रखिएगा, राइट आंसर ए होगा। फसलें जो बरसात में बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपको ये भूगोल के अंतर्गत है। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत है और आपको जो जेटेट का सिलेबस बनाया गया उसमें फसल को नहीं दिया गया है, लेकिन अभी जब ज्योग्राफी सेक्शन की पढ़ाई चलेगी तो हम उसमें आपको जो है यहाँ पर फसल का पूरा चीज़ बना हुआ है नोट्स, वो आपको हम देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और या नहीं तो आप अपने स्तर से फसल को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल महत्वपूर्ण होगा, उसको आप लोग देख करके जाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न होता है, ऐसे आपको इसका सारा नोट्स और PDF अदर के अंतर्गत आपको हम यहाँ पर EVS में देंगे, जहाँ आप देख करके जा सकते हैं। ठीक है, तो फसलें जो बरसात में बोई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो जो फसल बरसात में बोई जाती है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल कहते हैं जो फसल बरसात में बोई जाती है, और जो ठंडे में वो है आपका रबी फसल, और जो गर्मी में है वो आपका जायद फसल। निम्नलिखित में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? ऐसा कौन सा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है? ठीक है, देखिए, संसाधन भी आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आएगा और संसाधन आपको पढ़ना है, आपका भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि जो टॉपिक दिया है हम उतना ही पढ़ के जाएंगे और 100% नंबर होगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर जो है EVS के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर में देख रहे हैं, हर विभिन्न राज्यों में जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप अभी क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं उस सभी में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेशन को भी आपको कंप्लीट करके जाना है यदि आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा मार्क्स हमारा आए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, हवा, ये तो समाप्त होने वाला नहीं है। पानी, मृदा और वन, तो इसमें देखिए मृदा, ठीक है, और वन,
तो 1 यहाँ पे समाप्त हो सकता है। ठीक है, इस पर हम लोग अति करेंगे तो 1 यहाँ पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसका जो है आप काट सकते हैं। लेकिन पानी, मृदा, अगर ये सब समाप्त होगा तो उसके साथ मानव की जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जल धारण की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? मिट्टी को भी ज्योग्राफी सेशन में देखना है, मिट्टी पढ़ ही लेना है आपको। मिट्टी का हम सारा नोट्स बना हुआ है, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ आपको मिलेगा। अभी सिलेबस दे दिया गया है, फिर अदर सिलेबस से हट के भी आपको ईवीएस का मिलेगा, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके छपेंगे। तो ये देख लेना है आपको। जो ज्योग्राफी सेशन आपका जाएगा, वो जो ईवीएस के जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, वो ज्योग्राफी सेशन जो हम भेजेंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके ईवीएस के अंतर्गत काम करेगा ना। तो जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है आपको बताना है। ठीक है, तो जल धारण की क्षमता रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत एवं दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में होती है। किसमें होता है जल धारण की क्षमता सबसे अधिक? ठीक है, तो देखिए जल धारण की क्षमता सबसे अधिक जो होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। जिसमें क्या होता है तो बर्तन देखिए बनाए जाते हैं, खिलौने, मूर्तियाँ बनाई जाती है। जल धारण पानी की वह मात्रा है जो एक दी गई मिट्टी फसल के उपयोग के लिए धारण योग्य बनाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका आंसर जो है वो बी है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? पौधे पर्यावरण के लिए कभी खतरे नहीं होते हैं, फसल पौधे के लिए कभी खतरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खतरा है कौन? बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी तो घर बनाने होंगे, और क्या, तो उसके साथ उनके सारी गतिविधियों के लिए जरूरी आवश्यक सामान सामग्री फर्नीचर चाहिए। इससे क्या हो गया? पेड़ काटे जाएंगे, और पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर्यावरण के लिए यह खतरा साबित होगा। तो बढ़ती जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, अल नीनो क्या है? बहुत बार आप सुने होंगे अल नीनो, ये नाम क्या है? तो अल नीनो के बारे में आपको बताना है क्या है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो क्या है? गर्म महासागरीय धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या टाइफून का दूसरा नाम। क्या है? अल नीनो। ठीक है, देखिए अल नीनो क्या है? तो ये महासागर के बीच एक कम्प्लेक्स का काम करता है, या तो यह गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, तो अल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है और जो कुछ उन्होंने अवलोकित किया उसकी व्याख्या करने को कहती है। शिक्षण की किस विधि का प्रयोग उसके द्वारा किया जा रहा है? विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। किस में किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए अब जो बच्चा जा रहा है वो क्या है, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो ये शिक्षण का जो विधि चल रहा है वो मूर्त से शुरू हो रहा है, अमूर्त किया जा रहा है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमित राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क या कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, यह एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये हेमित राष्ट्रीय पार्क है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसको? टैगा वन को, टुंड्रा वन को, भारत के उत्तरी पूर्वी वर्षा वन को, अमेजन के वर्षा वन को। किसको कहा जाता है भारत फेफड़ा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारे प्रश्न, फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर वन को कहा जाता है। ठीक है, वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन अब कौन से वन को यहाँ पर दिया गया है? तो ये आपको होता है, देखिए पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेजन के वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की 16.4% मात्रा होती है। सांस भीतर ली हुई हवा में ऑक्सीजन की किस प्रतिशत मात्रा? सांस छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4% मात्रा, और सांस भीतर ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.4% मात्रा। कौन इसमें सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सांस भीतर ली गई हवा कौन सुमेलित नहीं है? सांस भीतर ली गई हवा में क्या होती है?
तो हम लोग जो सांस भीतर जो हवा लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता नहीं है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा नहीं होता है, क्लियर। और यहाँ पे जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसमें होता है, तो ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। लेकिन अगला एक है सांस छोड़ी हुई हवा, तो हम लोग जो सांस छोड़ी हुई हवा है उसमें ऑक्सीजन फ्यू मात्रा में रहता है, बाकी जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कौन रहता है, कार्बन ही रहता है। सांस भीतर ली हुई हवा में, ठीक है, ऑक्सीजन की 21% मात्रा है, सही है। तो ये जो है यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं माना गया है, ठीक है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कर सही उत्तर लिखिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कर सही उत्तर लिखिए। विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस। देखिए ये चारों दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चारों दिवस याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस कब है, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि विश्व जल दिवस आपको मनाया जाएगा 16 सितंबर को, ठीक है। विश्व जल दिवस 16 सितंबर को है, सही है नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस 22 मार्च को है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व ओजोन दिवस। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि विश्व पर्यावरण दिवस 22 मार्च को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 5 जून को, और विश्व ओजोन दिवस 22 अप्रैल को, तथा जल दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है आपका राइट आंसर यहाँ किस में आ रहा है, तो वो आपका बी में है, ठीक है। किस में है, बी में आपका है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मृदा जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जा सके। मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जा सके। चीड़, कमल, यूकेलिप्टस या जलकुंभी, ठीक है। जहाँ पर वैसे मल जल जो तालाब के चारों ओर है वहाँ कौन सा पौधा लगाइएगा जिससे शुद्ध आपको जो है जलवाष्प की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो देखिए मल जल के तालाब के चारों ओर जो होता है यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। ओजोन की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है। ओजोन की मोटाई को किस इकाई में नापा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे, आपका झारखंड में भी पूछा गया प्रश्न ये। डॉप्सन इकाई, प्रकाश वर्ष, यूटिल या बार, ठीक है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग के लिए प्रतिरोधक होती है। पूसा सदाबहार नामक मिर्च की जो प्रजाति है वो किस रोग के लिए प्रतिरोधक का काम करती है। चिली गोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, पर्णकुंचन या उपयोग सभी, ठीक है। पर्णकुंचन या उपयोग सभी। तो देखिए पूसा सदाबहार नामक मिर्च की जो प्रजाति है वो मोजेक वायरस, तंबाकू, पर्णकुंचन इत्यादि रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है, यानी चिली गोलेज के भी प्रति है, तंबाकू मोजेक के भी प्रति है, पर्णकुंचन के भी, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बहुत बार आया हुआ है, झारखंड में भी पूछा गया प्रश्न है। 1986 में, 1972 में, 1974 में, 1981 में, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका वो यहाँ पर 1986 में पारित किया गया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, आपका 1986 में पारित किया गया है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है, आपको बताना है। जिराफ, ऊंट, कंगारू या कंगारू चूहा, ठीक है। कौन सा होगा जो बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक रह सकता है, आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो है आपको ऊंट है, ठीक है। कौन है, ऊंट है, आपको यहाँ पे सबसे अधिक दिनों तक समय तक जीवित रह सकता है। एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देख सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, वंदना शिवा, अमृता देवी। देखिए ये सभी जो है आपको जुड़े हुए हैं आपको पर्यावरण संरक्षण से। तो एपिको आंदोलन ये दोनों सुंदरलाल बहुगुणा ये आपका जो है यहाँ पर आंदोलन जुड़े हुए हैं, और एपिको आंदोलन के जो प्रणेता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा आपको चिपको आंदोलन हो गए, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई भी ये भी आंदोलन से पर्यावरण के संरक्षण से ही जुड़ी हुई है।
तो पांडुरंग हेगड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, एपिको आंदोलन के प्रणेता, तो ये आपको हो जाएंगे पांडुरंग हेगड़े। ये उत्तर कन्नड़ जिले के एक पर्यावरणविद है, उनके द्वारा ही पश्चिमी घाट में पेड़ों की रक्षा के लिए एपिको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है, मछली में किस प्रदूषक पदार्थ की उच्च मात्रा पाए जाने पर उससे खाने से मनुष्यों में मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है। मछली के किस प्रदूषक पदार्थ को उच्च मात्रा पाए जाने पर उसे खाने से मनुष्यों में मिनीमाता रोग होता है। आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, ये सभी। तो देखिए मिनीमाता रोग अभी आपको बहुत से आप शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्यों का बनाए, उसमें मिनीमाता रोग बार बार आप देख रहे हैं। तो ये वैसी मछली होती है जिसमें पारा जो है, मरकरी पारा सर्वाधिक मात्रा में निष्कासन होता है या लेती है। ठीक है, तो ये पारा वाला में मिनीमाता रोग होता है। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा और फ्यूना के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों को सहायता करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में, बाहरी भ्रमण में दूसरों के साथ मजा लेने में, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, किसमें यह आपका फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले क्या किए, किस वनस्पति जात के बारे में पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ा दिए, उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम कॉर्बेट ले गए। यह विद्यार्थियों को क्या सहायता करेगा, तो यह जो विद्यार्थियों को सहायता करेगा वो जो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, ठीक है, उनके वास्तव जीवन में जो देखेंगे उसके साथ उनका जुड़ाव करने में यह सहयोग करेगा। राइट आंसर इसका ये होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों में अनुभव सार से जोड़ने और सीखने को बढ़ावा देने में, और उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषय को बच्चों की में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों का अगर आप व्यक्तिगत महत्व देते हैं तो ये आपको शिक्षण में लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तंजा रेगिस्तान है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तंजा रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या मेघालय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है आपका कौन है, लद्दाख है, और ये कहाँ स्थित है, हिमालय में। ठीक है, लद्दाख है और ये कहाँ स्थित है, हिमालय में ना। तो आपका 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में उसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए डी, ए, सी और डी, यानी समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना है। उसके बाद आपका बी सही है, बच्चों को विभिन्न लोगों को प्रति संवेदनशील बनाना है, और उसके बाद है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है, यानी ए, सी और डी। सतत पोषणीय विकास के लिए क्या करना चाहिए। सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, अधिक खनिज का दोहन करना चाहिए, अत्यधिक जल का दोहन करना चाहिए, उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर सतत पोषणीय विकास सभी का अच्छे तरह से आप विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मुख्य रूप से यहाँ पर होगा वो होगा कि आप उर्वरक और कीटनाशकों का जो है कि भोज्य सामग्री में कम से कम प्रयोग करने से सभी का सतत पोषणीय विकास हो सकता है। किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में आपको पढ़े होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, पढ़े होंगे ना, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा, प्राथमिक जीव कौन से होते हैं। ठीक है,
तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी खास श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव जो होते हैं वो आपको यहाँ पे शाकाहारी को माना जाता है। किसको माना जाता है? शाकाहारी को ही माना जाता है। ठीक है, तो खास श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव शाकाहारी होंगे या प्रकाश संश्लेषी। यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषी भी एक वर्ड आता है जो कि आपको प्राथमिक क्रिया में ये बहुत ही भाग लेते हैं, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी खास श्रृंखला में प्राथमिक जीव में जो होते हैं वो आपका प्रकाश संश्लेषी जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, इसको भी यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है, यानी शाकाहारी भी जा सकता है। आप अपना देख लीजिएगा और जो इसमें आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन शाकाहारी रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सर्प, हवा, लकड़ी का मकान, आम का पेड़, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्प, ये किसी भी आदमी द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है, ये प्रकृति द्वारा स्वयं प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन है। हवा, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और लकड़ी का मकान, ये प्रकृति द्वारा मकान नहीं दिया गया है, कोई मकान कैसा भी बना सकता है, यह मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं कृत्रिम संसाधन है। ठीक है, लकड़ी का मकान कृत्रिम संसाधन है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो कृत्रिम संसाधन, और जो प्रकृति से प्रदत्त है वो प्राकृतिक संसाधन है। आम का पेड़ ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पूछा था कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी, लकड़ी का मकान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP शुरू किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को द्वारा, ULO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या UNO द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है वो आपको यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उनके प्रश्न का क्वेश्चन बैंक आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। EVS का संपूर्ण नोट्स आपको सिर्फ 150 रुपये में यहाँ से मिलेंगे, और घर बैठे केवल 1 to 5 का क्षेत्रीय भाषा छोड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में आप कर सकते हैं, जो कि आपका JTET न्यू सिलेबस के आधार पर झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम पर होगा। तो आप JTET की तैयारी करने के लिए यहाँ से जरूर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी मिसयूज ना हो पाए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, प्रश्न ना आए। यहाँ आप केवल JCRT जैक का किताब पढ़िएगा, बहुत कम प्रश्न रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इससे आपके एग्जाम में आएगा। इसके पहले भी जैक ने एग्जाम लिया, अभी 2 एग्जाम, और उसमें बहुत अधिक यहाँ से प्रश्न आपको JCRT जैक की किताब से रहा है। उसके बाद झारखंड सहायक आचार्य की भी जो बहाली हुई वो भी JCRT जैक की किताब से रहा है। इसलिए बाहर का प्रैक्टिस सेट पढ़ने का नहीं देखना है, ज़्यादा करके आपको किताब देखना है, जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।